जेसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान का दूसरा चैप्टर हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है जल, वाटर। इस चैप्टर में हम लोग पूरा का पूरा जल के बारे में जानेंगे कि आखिर जल से हम लोग कितने तरह के कार्य करते हैं, जल के बिना हम कौन सा कार्य जो है वो कर पाएंगे, या फिर तो जल के बिना कोई कार्य होगा कि नहीं, वो सारा का सारा देखने वाले हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आप लोग यहाँ सारा का सारा जो है वो पढ़ने का मटेरियल जो है ना, सब चीज पीडीएफ मिलेगा, लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं। जल, यहाँ सबसे पहले आखिर हम लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम जब आता है ना, अभी फिलहाल तो गर्मी ही है, तो गर्मी के मौसम के समय आपने देखा होगा अपने आसपास के सभी जल के स्रोत, जितने भी जल के जगह रहते हैं, है ना, कुआं हो गया, तालाब हो गया, सारा का सारा क्या होता है, सूख जाता है। पीने के लिए पानी जो है वो बहुत दूर से लाना पड़ता है। पानी की कमी से तरह तरह के जो है कठिनाइयां का मतलब सामना करना पड़ता है। हाँ, एक जब भी मतलब सूखा, अगर दिमाग में आप लोग सोचिए कि सूखा, हाँ, सूखा या फिर तो पानी की कमी, तुरंत दिमाग में क्या छपता है, दिमाग में यही चीज छपता है कि राजस्थान, है ना, जहां की क्या है, बालू ही बालू है, पानी का तो मतलब है ही नहीं। उसी तरह से और दिमाग में क्या छपने लगता है, जैसे सूखा का नाम आता है तो कि महिलाएं जो है वो अपने, है ना, बर्तन हो गया जो कि पानी के लिए वो कतार में लाइन लग के पानी भरने के लिए जो खड़ी है, वो सारा चीज दिमाग में छपने लगता है। तो यही चीज यहाँ बताया गया कि गर्मी के मौसम में आपने देखा होगा कि अपने आसपास के जितना भी जल के स्रोत रहता है, कुआं तालाब रहता है ना, पीने के पानी वाला, वो दूर से भी लाना पड़ता है। तो इससे क्या क्या कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। तो क्या आपका परिवार जो है बिना पानी का जो है ना, आप लोग का जो परिवार है बिना पानी का जो है वो क्या कुछ कर पाएगा? क्या आपका परिवार में बिना पानी का खाना पका पाएगा, कपड़ा धो पाएगा, बर्तन साफ कर पाएगा, या फिर नहा पाएगा, है ना, स्नान कर पाएगा? जिसे कार्य को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कार्य जो है वो पानी के बिना नहीं होने वाले हैं, है ना, पानी से ही ये सारे कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कौन ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम लोग को करने के लिए, है ना, या फिर तो आपके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? तो अगर लंबे समय तक ऐसा स्थिति बना रहा, मतलब बहुत दिन तक जो है वो पानी नहीं गिरता है, तो क्या होता है, आप लोग दूरदर्शन मतलब टीवी में देखते होंगे, समाचार पत्र में देखते होंगे कि समय समय पर विभिन्न स्थान पर ऐसा घटनाएं जो है समाचार पत्र में देखते होंगे कि यहाँ जो है वो पानी की कमी देखते हुए सरकार को पानी की राशनिंग शुरू कर दी गई, है ना। राशनिंग मतलब पानी जो है वो टैंकर से ला के जो देना पड़ रहा है लोगों का, लोगों को नहाने तो दूर, है ना, खाना बनाने के लिए जो है पानी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में लोग कहां से कपड़ा धोएंगे और कहां से नहाएंगे, है ना। सूत्रों के माने तो कम वर्षा का ही होना एवं ये सारा इस तरह के मतलब पेपर का आता है। तो वही चीज यहां बताया गया कि ऊपर दिए गए समाचार पत्र जो था, है ना, उसमें कतरन को देखकर आपको क्या अनुभव हुआ, मतलब जिस तरह से मतलब कि पानी के लिए राशनिंग करना पड़ रहा है, मतलब चावल हो गया, गेहूं हो गया, ये सब के लिए तो चलो कि बनता है, लेकिन पानी के लिए कौन राशनिंग करता है, मतलब राशन देता है, राशन टाइप में। तो ऊपर दिए गए समाचार पत्रों के लिए कतरन को देखकर आपको अनुभव होता होगा कि नीचे दिए गए पानी का उपयोग को समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर में देखिए कि ऊपर के चित्र क्या बता रहा है, नीचे का चित्र क्या बता रहा है, दोनों चित्र को समझने का प्रयास कीजिए। ऊपर का चित्र जो है वो लोग जो है पानी के लिए क्या कर रहा है, पूरा लाइन लगा हुआ है ना, एक घंटों इंतजार कर रहा है पानी के लिए। लेकिन नीचे का जो एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में देखिए कि कुआं में किस तरह से पानी का पूरा भरपूर जो है ना वो लुप्त उठाया जा रहा है ना, पानी के लिए कपड़ा धोया भी जा रहा है, नहाया भी जा रहा है, पानी भरा भी जा रहा है, सारा चीज। लेकिन ऊपर का चित्र में क्या दिख रहा है, ऊपर के चित्र में यही चीज दिख रहा है कि पानी का कितना किल्लत है, कितना समस्या है। नेक्स्ट आता है कि इसमें कुछ बोला है कि आप पता करें कि हम दैनिक जीवन में क्रियाकलाप में कितने जल का उपयोग करते हैं। हाँ, हम लोग को क्रियाकलाप एक यहाँ दिया गया है, क्रियाकलाप एक, पीने के लिए कितना पानी का उपयोग करते हैं वो भरना है आपको, ब्रश करने के लिए कितना आप प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए आप कितना पानी का प्रयोग करते हैं, बर्तन धोने के लिए आप कितना प्रयोग करते हैं, कपड़ा धोने के लिए आप कितना प्रयोग करते हैं, वो सारा का सारा भरना है। तो आप यहाँ भरिएगा। अब आगे बोला इस क्रियाकलाप से आप जानते हैं कि प्रतिदिन आपके परिवार में लगभग जो है कितने जल का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट यहां आता है कि आइए जाने कि जल जो है वो कहां से प्राप्त होता है। करीब हम लोग का ये वर्षा होता है, पानी जो भी आता है वो कहां से आता है ना। कक्षा के छात्रों से पता करें और विभिन्न उपयोग हेतु जल का स्रोत का सारणीबद्ध करना है। हाँ? कक्षा में जो भी विद्यार्थी है उसका नाम लिखना है, जैसे कि यहाँ सरिता लिख दिया गया है ना। इसको पूछा गया कि आपके यहाँ जल कहां से आता है, तो ये बोल दी कि चापानल से आता है। नहाने के लिए कहां से आता है, कुआं। कपड़ा धोने के लिए कुआं। कहीं कोई और स्टूडेंट के यहाँ नाम लिखिए, उनसे पूछिए कि पीने का जल कहां से वो लाते हैं, नहाने कहां जाते हैं, है ना, कपड़ा धोने कहां जाते हैं। एक और स्टूडेंट कर लीजिए। इस तरह से टोटल जो है वो 4 स्टूडेंट का यहाँ आपको भरना है। नेक्स्ट आता है कि इस क्रियाकलाप से आपने जाना कि विभिन्न कार्यों के लिए जल का प्राप्त करने का स्रोत जो है भिन्न भिन्न हो सकता है। हर एक व्यक्ति जो है
पानी को जो प्राप्त करता है वो अलग अलग तरीके से प्राप्त करता है। कोई तालाब हो गया, कोई कुआं हो गया, कोई चापानल, इन जगहों से क्या होता है वो पानी को क्या करता है, जल का स्रोत जो है वो भिन्न भिन्न हो सकता है, मतलब जो पानी उपयोग करता है वो अलग अलग जगह से आता है। ये सभी भूमिगत जल के उदाहरण है। ठीक है, तालाब हो गया, कुआं हो गया, चापानल हो गया, ये सारा पानी जो है यहाँ कहां से आता है, तो भूमिगत जल। भूमिगत जल किसको बोलते हैं, तो जमीन के नीचे में जो पानी है उसको भूमिगत जल बोला जाता है। अब हम सभी इन स्रोतों से लगातार जल निकालते रहते हैं, क्या ये खाली हो जाते हैं, हाँ या नहीं? यदि हाँ तो इसमें पानी का आपूर्ति कैसे होता है? जैसे मान के चलिए कि आखिर हम कुआं से पानी निकाले, कुआं से पानी निकाले, कुआं का पानी पूरा सूख गया, फिर कुआं से पानी कहां से आता है ना? या फिर तो चापानल से पानी चलाते चलाते सूख गया, फिर चापानल में पानी आ जाता है, कहां से आता है? तो ये सारा पानी जो है वो भूमिगत जल है। मतलब हम लोग के जिस तरह से समुद्र में पानी है उसी तरह पृथ्वी के नीचे में भी जो है वो क्या है, भूमिगत पानी जो जल है वो समाया हुआ है। अब ये कैसे समाता है, तो जैसे कि अपने तालाब है बड़ा सा, चाहे डैम है, अब वहां क्या हुआ कि गर्मी के समय में भाप बन के कुछ पानी जो है ऊपर उड़ जाता है ना, जो कि बादल बनता है जिससे, और कुछ पानी जो है वो नीचे रिस जाता है जो कि भूमिगत जल रहता है, और कुछ पानी जो है बरसात के समय में जो बहता है वो बह के वो नदी से होते हुए समुद्र में चला जाता है। तो जो भी पानी है वो क्या हो रहा है, रिसाइकल हो रहा है, मतलब वही पानी जो है ना चक्रण हो रहा है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे बोला है कि अब बताइए कि वर्षा का जल कहां जाता है, आखिर पानी गिरता है वो कहां जाता है? तो जो पानी गिरा है, वर्षा का जल जो है वो अगर तालाब में अगर हम लोग उसको क्या किए हैं, जमा किए हैं, तो वो पानी रिश्ते रिश्ते नीचे भी जाएगा, मतलब उसको जो भूमिगत जल स्रोत जो होता है वही होता है ना। और कुछ पानी जो है भाप बन के ऊपर जाएगा जो कि बादल बनता है, और कुछ पानी जो है बरसात का पानी क्या होता है, बहकर वो वापस फिर कहां चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। एक यहाँ कविता है, काले मेघा, है ना, काले मेघा पानी पानी तो बरसा रे, है ना, काले मेघा पानी तो बरसा रे। अब यहाँ क्या है कि वर्षा से ही इन सभी को पानी भरता है, मतलब कुआं हो गया, तालाब हो गया, भूमिगत जल हो गया, ये सारा का सारा पानी कहां से आता है, तो वर्षा का जल ही आता है। इसलिए वर्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। वर्षा के अभाव से ये सभी नदी हो गया, नाले हो गया, सारा का सारा क्या होता है, सूख जाता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है? मतलब अगर पृथ्वी को हम 3 भाग में बांट देते हैं तो 2 भाग जो है क्या है, पानी से ही घिरा हुआ है ना। जैसे कि पृथ्वी का अगर हम लोग लेते हैं 100% में, तो 33% जो है ना, 33% जो है वो खाली पृथ्वी है, बाकी जो आपका 66% जो है वो क्या कहलाएगा, वो आपका पानी ही है। फिर भी क्या है कि पानी का कमी है। तो ये पानी आखिर है कहां, तो इस जल का अधिकांश भाग जो है समुद्र में है, महासागर में, है ना, जो कि कोई काम का नहीं पानी, कोई काम के मतलब मनुष्य के लिए कोई काम का नहीं है। इस जल का अधिकांश भाग कहां है, 2/, अभी हम क्या बोले कि जो पृथ्वी में पानी है वो 2/3, मतलब पृथ्वी को 3 भाग में बांटते हैं तो 2 भाग जो है पानी से भरा हुआ है, लेकिन ये पानी कहां है, अधिकतर जो है वो समुद्र और महासागर में है। एक और, इस जल का लवण घुले होते हैं जिसके कारण ये पीने योग्य भी नहीं होता है। अन्य घरेलू कार्य, कृषि तथा की आवश्यकता पूर्ति के लिए ये उचित है ही नहीं। मतलब नमक का पानी है, अगर हम उसको कृषि करते हैं उस पानी से, तो जो भी हम पौधा लगाएंगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, फायदा नहीं उसमें। अब इससे ना तो हम नहा सकते हैं, अगर नहाते हैं तो पूरा शरीर में जो है वो नमक नमक हो जाएगा, पी नहीं सकते हैं, पूरा खारा है। तो ये कोई भी काम का ये पानी नहीं होता है। कौन पानी, जो समुद्र और महासागर में रहता है वो पानी। कृषि तथा उद्योग के लिए भी ये नहीं उचित है। तो दूसरी ओर नदी, झील, तालाब जल आपूर्ति से महासागर पर निर्भर है। अब देखो यहाँ क्या होता है कि जो नदी है, झील हो गया, तालाब हो गया, ये सब में पानी कहां से आता है, तो ये महासागर पर निर्भर रहता है। महासागर पर कैसे निर्भर रहता है, तो महासागर का पानी जो है वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, ऊपर गया। अब ऊपर जो है, ऊपर जितना ऊपर हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाएंगे उतना ठंडा होते जाता है। अब ऊपर जाके भाप जो है वो क्या होता है, सम्मेलन हो जाता है, मतलब जो पानी जो भाप था वो जमा हो गया, जो कि बादल का रूप लेता है और बादल बनता है, और उसी से फिर क्या हुआ है, वही पानी फिर बरसात में गिरता है। और वही पानी का हम लोग को यहाँ कोशिश क्या करना चाहिए कि जो भी बरसात का पानी है उसको जितना हो सके उतना जमा करके रखने की कोशिश करना चाहिए। क्यों नहीं जमा करना चाहिए, या फिर तो जमा नहीं करने की क्या मतलब, इसमें अगर नहीं जमा करते तो क्या मतलब नुकसान होगा, तो नहीं जमा करने के कारण ये सारा पानी बह के फिर कहां चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। अगर हम लोग कहीं जमा करते हैं तो भूमिगत स्रोत जो है, भूमि के नीचे जो जल है उसका लेयर क्या होगा, ऊपर उठेगा। अब यहाँ कुछ क्रियाकलाप है ना, अब यहाँ फिर भी इन जल का स्रोत खारा नहीं होता है। कारण समझने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। अब क्या है कि चौड़ा मुंह वाला एक जार लेना है, छोटे छोटे पत्थर डालना है, इसके बाद बालू की परत देकर मिट्टी डालना है, तब तक डालिए जब तक यह जार आधा भर ना जाए। क्रियाकलाप जो है ना शॉर्ट वीडियो में पूरा कराते जाते हैं लोग, शॉर्ट वीडियो में भी देखिएगा, क्रियाकलाप सारा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां देखिए
कि इस जार को कुछ दिन तक धूप में रखकर प्रतिदिन अवलोकन करने के बाद नीचे दिया गया है सारणी को भरना है। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं वो सारी चीजें यहाँ भरना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जल चक्र क्या होता है। यहां से जो है मेन जो है मुद्दा यहां से चालू होता है। जल चक्र क्या है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल का एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तन होना और एक भंडार से दूसरे भंडार में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर और जाना चक्रीय कहलाता है। नहीं समझ में आया? समझिए फिर से। जल, पृथ्वी पर जो भी जल है, पृथ्वी पर जो पानी है वो क्या है? एक रूप से दूसरा रूप में। पानी जो है वो तीन रूप में पाया जाता है। मतलब पानी तीन रूप में कैसे पाया जाएगा? पानी जो है वो अगर पानी है तो वो लिक्विड फॉर्म में है, पहला रूप हो गया। अगर ये भाप बन के उड़ गया है ना, तो ये किस रूप में है? वाष्प के रूप में है, भाप के रूप में है ना। उसी तरह से अगर ये जम गया है ना, पानी को हम लोग पूरा फ्रीज कर दिए, जमा दिए, तो ये बर्फ के रूप में, मतलब ठोस के रूप में। तो पानी जो है ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस के रूप में भी होता है। तो जल चक्र क्या है? तो पृथ्वी पर उपलब्ध जितना भी जल है वो एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तन हो जाता है और एक भंडार से दूसरा भंडार में चला जाता है। मतलब एक जगह से दूसरा जगह अगर चला जा रहा है पानी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चक्रीय प्रक्रिया, है ना। जल चक्र यही होता है। जैसे कि अभी बरसात में पानी जो है ना गिरा, अब जमा हो गया तालाब में, अब वहां से पानी भाप बन के ऊपर चला गया, है ना। पहले पानी था, लिक्विड था, अब भाप बन के गया तो वो गैस हो गया और ऊपर जाके क्या होता है? फिर ठंडा हो जाता है, संघनन हो जाता है ना? तो वो फिर बर्फ के रूप में बनता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो क्या होता है? नीचे गिरता है। तो ये सारा चीज जो है वो चक्रण कहलाता है ना, जल चक्र कहलाता है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता है, बस रूप में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पानी जितना है ना उतना ही रहता है, बस खाली इसका क्या होता है? रूप में परिवर्तन होता है। जो गैस है ना, गैसीय रूप में है तो ये द्रव में हो जाएगा, द्रव्य में है तो गैसीय में हो जाएगा, ठोस में हो जाएगा। ये सारा चीजें रूप में बदलते रहता है पानी। तो आप लोग ने गौर किया होगा कि धूप में सूखते कपड़ा को सूखने की प्रक्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। जैसे कि कपड़ा सूख रहा है, अब यह क्या है? पानी से भींगा हुआ है, अब धूप पड़ा, अब ऐसे में यहाँ पानी क्या हुआ? भाप बन के वापस फिर ऊपर उड़ के चला गया। अब ऊपर जाने के बाद जितना ऊपर जाया जाता है उतना क्या होता है? ठंड है, जिस कारण से क्या होता है? जो भाप बन के ऊपर पानी गया है वो क्या होता है? संघनन होकर फिर क्या होता है? पानी के रूप ले लेता है ना। तो क्या आपने कभी खाना बनाते समय खाने से जल को वाष्पित भाप बनकर उड़ते देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा। क्या आप, है ना, आप नमक भी पानी के साथ वाष्पित होते हुए देखा है? नहीं तो जल वाष्पित हो जाता है तथा नमक शेष रह जाता है। यहाँ एक क्रियाकलाप बताते हैं कि आप नमक लीजिए, इतना सा नमक लीजिए, अब उसको क्या कीजिए कि एक भगोना लीजिए या फिर तो जिसको हम लोग कुछ बर्तन ले लीजिए। अब उसको पानी, एक गिलास पानी और इतना नमक डालिए। अब उसको वाष्प बना के पूरा पानी को, मतलब पूरा नमक और पानी को पूरा घुला दीजिए, है ना। अब वाष्प बन के पूरा उसको खौलाने के बाद पूरा वाष्प बन के पानी पूरा क्या हो जाएगा? वाष्प बन के उड़ गया। अब वहां देखिएगा तो बचेगा क्या? खाली नमक बचेगा। तो वही चीज बताया जा रहा है कि नमक के साथ पानी के साथ में जो है वो वाष्पित हो जाता है, नहीं जल वाष्पित हो जाता है ना। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि नमक वाष्पित नहीं होता है, नमक जो है वो नीचे के नीचे ही रह जाता है, जल जो है वाष्प बन के ऊपर चला जाता है ना, तथा शेष नमक नीचे रह जाता है। इस अनुभव से समझ सकते हैं कि गर्म करने पर जल वाष्प बन के, है ना, जल जो है क्या में बदल जाता है? वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, जबकि नमक जो है वो लवण वाष्पित नहीं होता है, मतलब वो भाप नहीं बनता है। क्या आपने दैनिक जीवन में जल वाष्पन की प्रक्रिया से परिचित होंगे? सड़क पर, खेत पर, छत पर, अन्य जमीन क्षेत्रों पर देखा होगा कि जल जो है वो वाष्प बनने के क्या होता है? परिवर्तन होते रहता है, भाप बन के उठते रहता है। आगे बोला है वाष्पन के लिए जल का उष्मा कहां से मिलता है? ठीक है, भाप, जैसे हम लोग कोई चीज को गर्म किए तो वहां से भाप बन के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन पानी जो है तालाब में, उसके लिए कहां से मतलब ये उष्मा मिल रहा है? तो एक हम लोग क्या करते हैं कि दो, है ना, दो एक जैसा प्लेट लेना है और एक प्लेट को धूप में रखना है और एक छांव में रखना है ना। दोनों प्लेट में बराबर मात्रा में जल जो रखना है वो ढक के रख देना है। अब क्या है कि प्रत्येक आधे घंटे में दोनों प्लेटों का अवलोकन कीजिए, किस प्लेट में जल का विलुप्त होने की मात्रा अधिक है। तो जो धूप में रखा हुआ है वो क्या होगा? विलुप्त होते जाएगा। क्या, क्यों? क्योंकि धूप जो पड़ रहा है वहां, उसे वो वाष्प बन के वो, है ना, ऊपर उड़ते जा रहा है, और जो छांव में रखा हुआ है वो नहीं उड़ेगा। तो धूप में रखी प्लेट का पानी जो है घटने लगता है, क्योंकि जिसका कारण सौर ऊर्जा है ना। दिन के समय में सूर्य की किरण जो है महासागर, नदी, झील, तालाब सब जगह पड़ता है, जिसके कारण जो है फलस्वरूप जो है जल का निरंतरण क्या था? वाष्प बन के भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और इस जल, है ना, इस जल में घुले हुए लवण शेष नीचे रह जाता है। और जल का वाष्पन की यह प्रक्रिया जो है धीरे धीरे होता है, और इस क्रियाकलाप से हम लोग देखा कि छाया में रखा हुआ प्लेट का पानी वाष्पित होता है परंतु कम होता है, क्योंकि वहां उष्मा नहीं मिल रहा था अधिक। और वहीं दूसरा और हम लोग जहां देखे कि मतलब सूर्य प्रकाश जहां पड़ रहा था, वहां जो रखे हम लोग पानी, वो जल्दी जल्दी क्या हो रहा था? वाष्प हो रहा था। तो इसका वजह क्या था? क्योंकि यहाँ वाष्पन तेजी से हो रहा था, इसको उष्मा मिल रहा था। छाया में रखे जल को वाष्पन हेतु उष्मा कहां से मिलता है? तो उसका उष्मा जो था वो वातावरण के आसपास के वातावरण से मिलता है ना। जैसे कि अगर जो बाहर रखा हुआ था तो उसको डायरेक्ट सूरज से उष्मा मिल रहा है, लेकिन जो छांव में रखा हुआ था उसको भी उष्मा मिला, लेकिन
अगल बगल के वातावरण से। दिन के समय चारों ओर वायु के सूर्य के प्रकाश को गर्म हो जाता है, जो कि छाया में रखे जल को वाष्पित कर देता है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ भी गर्मी के दिन है, पूरा गर्मी लग रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, मतलब बाहर में जो है वो धूप जो है पड़ रहा है, अब वहां से जो है हवा वो गर्म हो गया है, वही उसी से क्या होता है, फिर जो रूम होता है वहां जल जो है वाष्प हो जाता है। आप गर्मी के दिनों में आप गर्मी के दिनों में घने पेड़ों की छाया में बैठे होंगे, वहां हमें शीतलता मिलती है, ठंडा लगता है। क्यों? क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? गर्मी के दिन में कोई पेड़ के नीचे बैठे हुए तो एकदम पूरा ठंडा ठंडा महसूस होता है ना, बहुत आरामदेह लगता है। क्यों? क्या आप पेड़ पौधे में जो है वो पानी छोड़ते हैं, जिससे कि वहां गर्मी कम लगती है? मतलब क्या है कि वहां पेड़ पौधा में जो है वहां हम लोग पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से वहां क्या है, गर्मी कम लग रहा है, ये वजह हो सकता है। तो क्या वजह होता है? तो क्या पेड़ पौधे भी जल की क्षति होती है? मतलब पेड़ पौधा से जो है उसमें भी, पेड़ पौधा में भी जल का क्षति होता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। अब पौधे द्वारा जल की क्षति, हमारा तरह जो है पौधे भी अपना भोजन बनाने के लिए जल का उपयोग करते हैं, है ना। जल का उपयोग कुछ मात्रा में विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं, तथा कुछ जल जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है क्या होता है, वापस, जैसे हम लोग कहीं कोई सब्जी लगाए है ना, वहां देखते हैं कि पानी हम लोग पटाए, तो उसके बाद क्या होता है कि वो पानी गया कहां, तो जड़ के द्वारा वो पौधा खींच लेता है, और पौधा से जो पत्ता रहता है वहां वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है वहां से पत्ता से फिर वो विमुक्त कर दिया जाता है। तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रम द्वारा प्रवेश करता है। क्या यह जल सदा के लिए विलुप्त हो जाता है? ऐसा नहीं है, हमें पुनः वर्षा से जो है वो जो जल जो है हम लोग का वाष्प बन के ऊपर गया है, और वही जल जो है ना वर्षा के रूप में फिर हम लोग को मिलता है, तो ये जल जो है वो बर्बाद नहीं हुआ। फिर एक क्रियाकलाप है ना, ये बादल से खेलते हैं, बादल बनाना है। एक जार में गर्म जल लेना है, जार को ढककर उलट कर रख देना है, मुंह पर रख देना है ना, इस तरह से, मतलब जार है उसका ढक्कन खोलना है, इस तरह से पलट के रख देना है, जार के ढक्कन के ऊपर कुछ बर्फ का टुकड़ा रख देना है, थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद जार को देखिए, है ना, वहां क्या दिखेगा, तो आपको दिखेगा कि इस क्रियाकलाप में बादल का जैसा प्रतीत होगा, है ना। उसी तरह से एक और क्रियाकलाप है कि गिलास के पानी को आधा भरना है और उसकी बाहरी दीवार को कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लेना है, उसमें बर्फ का टुकड़ा डालना है, उसके बाद देखिए क्या होता है। तो ये सारा क्रियाकलाप हम करवाएंगे, है ना, जुड़े रहिए चैनल के साथ में। हम कुछ समय के बाद देखेंगे कि गिलास के बाहरी सतह पर जो है वो जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बर्फ युक्त, जिसमें बर्फ था, है ना, युक्त गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर दिया। फिर से समझिए, बर्फ जिसमें, जिस गिलास में बर्फ था, वो क्या किया, बाहर की हवा को ठंडा कर दिया, और जलवाष्प गिलास की सतह को संघनित हो जाता है, और जल को पृथ्वी पर पुनः जो है ना वापस लाने के लिए संघनन प्रक्रिया द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाया जाता है। अब ये वर्षा क्या होता है, तो जैसे जैसे वायु ऊपर उठता है वैसे क्या होता है, ठंड बढ़ते जाता है। तो कुछ ऊपर ऊंचाई वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जितना भी वाष्प, जलवाष्प रहता है, भाप वाला जल, वो संघनित हो गए छोटे छोटे टुकड़े में, क्या होता है, छोटे छोटे जल की मतलब बूंदे बन जाती है, जिसको लोग जल कणिका भी बोलते हैं। इसमें परिवर्तन हो जाता है, ये जल कणिकाएं जो है क्या होता है, वायु में तैरने लगता है, और वही हम लोग को किससे दिखता है, बादल के जैसे दिखता है। क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जितना ऊपर हम लोग जाएंगे, हम लोग वर्षा के बारे में, आखिर वर्षा कैसे होता है, तो हम लोग जितना भी ऊपर जाएंगे, पृथ्वी के ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो उधर ठंड बढ़ते जाता है। अब यहाँ से जो जल वाष्प होकर गया ऊपर, तो वो धीरे धीरे ठंड बढ़ने के बाद वो क्या होता है, वो पानी का बूंद के रूप में आ जाता है, जिसको हम लोग जल का कणिकाएं बोलते हैं। और यही जल कणिकाएं जो है वायु में क्या होता है, तैरने लगता है, और वो बादल के रूप में दिखाई देता है ना। अब बर्फ युक्त जल से भरे गिलास को अगर कुछ देर कमरे के ताप पर जो अगर छोड़ दिया जाए, तो गिलास के आसपास में जो है क्या आएगा, नजर, पानी नजर आने लगेगा, और ये छोटी छोटी जल कणिकाएं मिलकर एक बड़े अमाप जल का बूंद बना देता है। इसी प्रकार वायु में कुछ जल जो है इतने भारी हो जाते हैं कि वो क्या होता है, नीचे की ओर गिरने लगते हैं, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वर्षा का बूंद है ना। तो फिर से एक बार समझिए कि वर्षा कैसे होता है। तो धरती में जो भी पानी जमा हुआ है बरसात वाला, वो भाप बन के ऊपर उड़ता है ना, वाष्प होके। अब ये धरती के ऊपर में जितना ऊपर हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे क्या होता है, ठंड बढ़ते जाता है। अब ये भाप जो है, जलवाष्प है, वो ऊपर में जाके क्या होता है, संघनन हो जाता है, जल का बूंद बन जाता है ना? और ये बूंद धीरे धीरे संघनन होते होते ये बड़ा होते जाता है। अब ये बड़ा होने के साथ में ये भारीपन हो जाता है, और भारी होने की वजह से फिर ये क्या होता है, नीचे गिरने लगता है, और इसे हम लोग बोलते हैं कि वर्षा हो रहा है। तो आपने कभी ओले गिरते हुए भी देखा होगा, विशेष परिस्थितियों में ओले संघनित वर्षा जो है ना कहलाते हैं। इस प्रकार से जो है वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो है वो जल वायु में चला जाता है, और बादल बन के फिर वापस आता है ना। तो ये जल चक्र जैसा, मतलब यहाँ नीचे पानी है ना, ये वाष्प बन के ऊपर गया, फिर वहां संघनन हुआ, फिर वो पानी नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, इसको हम लोग जल चक्र बोलते हैं। अब पुनः, है ना, महासागर की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए कि प्रायः समस्त भूपृष्ठ महासागरों के तल से ऊंचा है
है ना। पृथ्वी जो है महासागर से क्या है, ऊंचाई पर है। जितना भी पानी भूमि पर गिरता है अंततः वो लास्ट में जो है ना, जितना भी पानी गिर रहा है ना धरती में, वो कहीं ना कहीं लास्ट में अंतिम में जो है वो महासागर में वापस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि महासागर जो है वो नीचे में है और जो पृथ्वी है थोड़ा सा ऊपर में है, तो महासागर वापस चला जाता है या अलग ढंग से हो जाता है। यहां देखिए अब कि पर्वत पर गिरा बर्फ जो है वो पिघलकर जल बन जाता है, और यह जल जो है पर्वत से होते हुए नदी झरने में आदि में गिरता है। और कुछ है ना वर्षा जो कुछ पानी जो है भूमि के द्वारा सोख लिया जाता है और मिट्टी में विलुप्त हो जाता है। और यह पानी हम लोग को किस रूप में मिलता है, भौम जल के रूप में मिलता है, जो कि हम लोग चापानल कुआं खोदते हैं उस रूप में। तो कुआं चापानल में जल जो है वो कहां से आता है ना। क्या भौम जल हर जगह पर एक समान है, तो बिल्कुल नहीं, है ना। कहीं जो है वो 10 फीट में पानी निकल रहा है तो कहीं 100 फीट में निकल रहा है ना, तो अलग अलग जगह है भौम जल के। ऐसी भूमि जहां वनस्पति कम है वहां वर्षा का जल जो है शीघ्र बह जाता है, और ऐसे में भौम जल का रिसाव कम होता है, और इस कारण से जो है उस जगह पर भौम जल का स्तर नीचे हो जाता है। मतलब जिस जगह पर जितना ज्यादा जंगल रहेगा और जितना ज्यादा वनस्पति रहेगा वहां भौम जल का स्तर उतना ही ऊपर रहेगा। यहाँ देखिए जल चक्र कैसे होता है। तो यहाँ ये समुद्र है या नदी है, यहाँ से भाप बन के ऊपर जा रहा है, वाष्पोत्सर्जन से वाष्पीकरण हो रहा है, फिर ऊपर जाकर संघनन हो जा रहा है। अब संघनन होने के बाद ये क्या हो रहा है कि वर्षा हो जा रहा है ना, और फिर वो पानी यहाँ, मतलब इसी को हम लोग जल चक्र बोलते हैं। तो क्या है जल चक्र? तो हमने यह जाना कि भूमि के सतह पर जल को जो नदी, झील, मिट्टी, महासागर में वापस पहुंच जाता है, यह जल इन प्रकार से चक्रण करने के जल चक्र कहते हैं। अब यदि भारी वर्षा हो तो क्या हो, है ना, अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो तो हमारे देश में ज्यादातर वर्षा जो है मानसून जुलाई से लेकर सितंबर में होता है। अब संसार के कुछ भाग में सालों भर जो है क्या होता है, वर्षा होते रहता है, जिसमें मेघालय हो गया, है ना। मेघालय में भी ऐसा ही राज है, जहां की मतलब इनके लिए जो है, इसलिए इसका नाम मेघालय नाम दिया गया क्योंकि यहाँ मेघ का ही घर है ना, यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होता है। अब आप लोग जानते हैं होंगे कि गर्मी के दिनों में जो है वर्षा का राहत जो है वो प्रदान करता है। गर्मी के दिन में अगर वर्षा हुआ है तो कितना राहत लगता है। अब फसलों की जो है ना, फसलों की खेती की में भी जो है इनकी अहम भूमिका है। परंतु यदि अगर भारी वर्षा हो तो, अगर बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है तो यह बाढ़ का भी रूप ले लेता है, और इससे जो है जनजीवन हो गया अस्त व्यस्त हो जाता है। अब आगे है कि यदि काफी समय तक जो है वर्षा नहीं हो तो क्या, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा, है ना। तो अगर अधिक समय पर वर्षा नहीं होता है तो यहां हम लोग समझते पहले, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन, है ना, एक कविता है। अब यह है कि वर्षों पुराना यह दोहा आज भी सच साबित होता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा दिनों तक बारिश ना होता है तो वायुमंडल गर्म हो जाता है ना, पानी नहीं गिरेगा वायुमंडल क्या होगा, जाहिर सी बात है गर्म होगा, और इस कारण से नदी, तालाब, झरना आदि सारा क्या होता है, सूखने लगता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुखाड़ बोलते हैं। अगर बहुत दिन तक पानी नहीं गिरा है तो नदी, झरना जितना भी है सारा सूखने लगता है, इसको हम लोग सुखाड़ बोलते हैं। और सूखे की स्थिति में खाद्यान्न, खाने वाला चीज हो गया, चारा हो गया, ये सब जो है वो मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है किन परिस्थितियों की कठिनाई का सामना करना पड़ता होगा? तो बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है ना। इन परिस्थितियों में पशुओं और पेड़ों को क्या होता होगा, यहाँ जो पशु है उनको क्या होता होगा, तो अपने अभिभावक के से जो है अथवा समाचार पत्रों की पत्रिकाओं में पढ़कर जो है अपने इसको बारे में पता लगाना है। हम सभी जो है अब समझ सकते हैं कि वर्षा की अधिकता और न्यूनतम दोनों से ही हानिकारक है। अगर पानी बहुत ज्यादा गिरा है तो भी दिक्कत है, और पानी कम गिर रहा है तो भी दिक्कत है ना। नॉर्मल अगर गिरेगा बैलेंस करके तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है कि आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है ना, इसलिए यह आवश्यक है कि जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए, है ना। पानी अगर कमी हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। तो वर्षा का जल संग्रहण, है ना, यहाँ हम लोग देखते हैं कि जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए एक सरल उपाय है, जो भी वर्षा का जल होता है उसको जितना ज्यादा हो सके उसको तालाब बना के, डैम बना के उसको संग्रहित करने का प्रयास करें। हमारे आसपास में वर्षा का जल को बेकार जो है बह जाता है, जो कि बर्बाद हो जाता है ना। अगर उसको हम लोग कहीं एक जगह जमा करके रखते हैं तो क्या होगा कि भौम जल स्तर क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वो सारा का सारा बह के चला गया समुद्र में, तो यहाँ पानी रहेगा तब तो भौम जल स्तर ऊपर आएगा। अब पता चला कि मतलब बहुत नीचे गड्ढा खोदते जा रहे हैं, पानी है ही नहीं, तो इससे हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी होगा। इसलिए वर्षा को जल को क्या करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। वर्षा का जल का संग्रह किस में करना चाहिए, है ना, क्या इसका तकनीक है? तो छत के ऊपर से भी संग्रह हम लोग कर सकते हैं, है ना। भवन की छत हो गया, उसमें एकत्रित जल को पाइप से, है ना, भंडार करना चाहिए, एक टैंक बना के उसमें, और इस जल का उपयोग जो है वो पूरे छानना, मतलब सप्लाई करके इसको प्रयोग करना चाहिए।
अब इस वर्षा के जल को भौम जल से पुनः पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ना। अगर पानी, अगर जो बरसात का पानी जो है गिरा है उसको हम लोग एक जगह जमा करते हैं तो भौम जल जो है ना स्तर लेयर ऊपर आ जाएगा। आप लोग देखते होंगे कि बरसात के दिन में अगर तालाब है और उसके बगल में कुआं है तो तालाब में अगर पानी भरा हुआ है तो कुआं में पानी भरा हुआ रहेगा, है ना। तो इसका वजह क्या है, हम लोग अगर जो बरसात का पानी है उसको जहां जमा करके रखेंगे तो उसका आसपास के पानी का लेयर क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो खुले जगहों पर वर्षा जल संग्रह, है ना, खुला जगह वहां भी पानी का हम लोग क्या करना चाहिए, जमा करना चाहिए, तालाब डैम ये सब बनवा के। इस प्रणाली में रिसने वाला गड्ढा हो गया बनाकर निकासी नली द्वारा जो है वर्षा के जल को जमा करना चाहिए ताकि जो है भौम जल का स्तर क्या हो, बढ़े। झारखंड का औसतन 1200 से 1300 मिलीमीटर बारिश होती है और इसमें 20% पानी का ही संचरण होता है। देखिए जितना पानी गिरता है ना झारखंड में उसका 20% पानी जो है वो संरक्षण मतलब हम लोग जमा करके रख पाते हैं, बाकी 80% पानी जो है बह के चला जाता है नदी में और नदी से फिर वापस समुद्र में, जो कि है ना भौम जल स्तर इसलिए झारखंड में नीचे है, चला जाता है, मतलब नीचे जा रहा है। तो हम लोग डोबा हुआ बना के जो है इसको संग्रह कर सकते हैं। ये चैप्टर होता है खत्म, है ना। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से कुछ टॉपिक देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज हमको नहीं समझ में आया तो हम फिर से प्रयास करेंगे आप लोग को समझाने की। हम लोग इसमें सीखे क्या, तो इसमें हम लोग यही चीज सीखे कि जल जीवन के लिए आवश्यक है। जलवाष्प वायु को संघनित होकर जो है वर्षा, है ना, वर्षा हिमपात या तो ओले के रूप में ले लेता है और वर्षा ओले तथा हिम नदियों को झील तालाब कुआं आदि मिट्टी में जल को पुनः पूर्ति कर देता है। महासागर तथा जलीय भागों को बीच जल का जो चक्रण को ही जल चक्र बोला जाता है। मतलब महासागर और जलीय भाग, है ना, ये जो पानी जो है ना भाप बन के ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, इसी को हम लोग जल चक्र बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आता है ना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होता है। और जबकि लंबे समय तक वर्षा नहीं हुआ है तो सूखा का स्थिति उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग जो है जल की मात्रा सीमित है, इसलिए हम लोग को इसको कैसे उपयोग करना चाहिए, विवेकपूर्ण मतलब बुद्धि से उपयोग करना चाहिए। अब जल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए हम लोग को वर्षा जल संग्रह करना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।